हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसपी लाइफ साइंस क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं वो विच लिंक शुगर्स टू वन अनदर। ठीक है, शुगर्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जो कि डाइसेक्राइड में और पॉलीसेक्राइड में देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजनेटेड जो होते हैं, नाइट्रोजन वाले जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं वो शुगर में जो देखने को मिलते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडीन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे डीएनए आरएनए, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बॉन्ड्स वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन वाले जिन बॉन्ड्स के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है उनको ऑक्सीजनेटेड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जिसको ये ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। तो अगर नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है तब हम इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो इस तरह के ये बॉन्ड्स होते हैं। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी जनरेशन होता है और बायोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, की इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है, उसमें फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स होती है, इन्वॉल्व होती है। फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स जो होते हैं ये की इंटरमीडिएट्स होते हैं एनर्जी जनरेशन प्रोसेस में और बायोसिंथेसिस में। ये भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं। डाइसेक्राइड्स, जब हम डाइसेक्राइड की बात करते हैं जिसमें टू शुगर मोलिक्यूल, दो शुगर मोलिक्यूल्स होते हैं, ये जो होते हैं दीज आर ज्वाइंट बाय एंड ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनके अंदर ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, द थ्री अबंडेंट डाइसेक्राइड, सबसे ज्यादा जो तीन अबंडेंट डाइसेक्राइड होती हैं जो नेचर में मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो है सुक्रोज, ठीक है, सेकंड है लैक्टोज और थर्ड है माल्टोज। तो ये जो है डाइसेक्राइड्स होते हैं जो अबंडेंट मात्रा में, अबंडेंट क्वांटिटी में मिलते हैं और शुगर में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के बॉन्ड्स की, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा अभी ब्रीफ देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं, पोजीशन ऑफ C1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस पर बेस्ड होते हैं। कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अप है या डाउन है। ठीक है, उसके बेसिस पे सबसे पहला है, यानी कि फर्स्ट है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय लिंकेज बिटवीन C1 अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 का जो है अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, और जो है आगे भी देखेंगे क्या होता है, इसको डिटेल में जानेंगे। तो C1 अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और C4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं, इनके जो आपस में रिएक्शन होती है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। आगे हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है वो है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इट इज फॉर्म बाय लिंकेज बिटवीन C1 बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, C1 कार्बन नंबर 1 का बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकंड जो शुगर मॉलिक्यूल है उसकी कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों के बीच में ये लिंकेज से बनता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा बॉन्ड कैसे बनते हैं। अल्फा बॉन्ड अगर बनते हैं, और दूसरा होता है बीटा बॉन्ड। ठीक है, बीटा बॉन्ड। अल्फा और बीटा बॉन्ड की थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं। अल्फा बॉन्ड के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन इस तरह का और दूसरा है इस तरह का, ये ऑक्सीजन और ये इस तरह से। तो यहां पर जो है ये डाउन एरो, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एरो बताता है कि जो एनोमरिक कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और जो है इज डाउनवर्ड, ठीक है।
ये नीचे की ओर ऑक्सीजन का है, और दूसरे बीटा बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि इस तरह से अप डायरेक्शन में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इस तरह का ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ये इस तरह से ये ऑक्सीजन अप साइड में है। ठीक है, ऑक्सीजन अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की ओर होती है। तो ये जो है अल्फा बॉन्ड और बीटा बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अल्फा बॉन्ड के अंदर जो है ऑक्सीजन डाउनवर्ड होती है, और बीटा बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर है। तो ये एरो जो आपको बता रहे हैं, ये एरो ये ऑक्सीजन या बॉन्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं कि किस तरह की डायरेक्शन है। ठीक है, C4 एंड, जो C4 एंड होता है, ठीक है, कैन बी आइदर अप, C4 एंड या तो अप होता है या फिर डाउन। तो इधर वाला और इधर वाला, जो इधर की तरफ जो एंड होता है ये C1 का होता है, और दूसरी साइड का एंड क्या होता है, ये C4 का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो C4 एंड होता है दूसरी साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, वो अभी डिटेल से देख लेंगे। ये जो है इनकी डायरेक्शन अप या डाउन होता है, उस पर जो डिपेंड करता है कि ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का ओरिएंटेशन किस तरह से है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें C4 एंड, तो यहाँ पर C4 एंड के अंदर ऑक्सीजन की पोजीशन जो होती है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसके अंदर डाउन के ओर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन डाउन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है नीचे की ओर होती है, यानी कि कार्बन नंबर 4 जो दूसरा जो शुगर यूनिट होती है उसकी ऑक्सीजन नीचे की ओर होगी, और दूसरा इस तरह से होता है, इसमें ऑक्सीजन अप, ऑक्सीजन अप। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप C4 का ऊपर की तरफ है तो ऑक्सीजन अप डायरेक्शन में इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, कि किस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहलिक। ठीक है, ये स्टेप 1 में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। और इसमें जो R3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये अटैच होता है, और फिर उसके बाद एसिटल का फॉर्मेशन और वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, एक्सक्लूड होता है। तो ये जो है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होते हैं इसके अंदर जो है हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो है हेमी एसिटल के फॉर्मेशन के दौरान जो है सबसे पहले पहला ग्लूकोज एडिशन होता है। इस स्टेप 1 में ग्लूकोज ऐड होगा, ग्लूकोज एडिशन होता है, यानी कि ग्लूकोज इस प्रोसेस में ऐड होगा। ठीक है, एक ग्लूकोज यूनिट ऐड होगी, उसके बाद सेकेंड यूनिट जो स्टेप सेकेंड है यहाँ पर अगेन ग्लूकोज एडिशन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से ग्लूकोज ऐड होगी। ठीक है, तो ये किस तरह से ऐड होती है इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दो शुगर यूनिट है, एक है अल्फा ग्लूकोज और दूसरा है बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में आप देखेंगे कि इसको अल्फा किस लिए कहा जाता है, किस तरह से आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि अल्फा नाम क्यों दिया था, बताइए। अल्फा इसलिए दिया था कि यहाँ पर आपको बताया था कि जो है C6 कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कौन सी पोजीशन में है, ट्रांस पोजीशन में है। ठीक है, ये ट्रांस पोजीशन होने की वजह से, ठीक है, ये इसको अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। और दूसरा वाला यहाँ पर जो आपको बीटा पोजीशन है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जो है सिस पोजीशन में है। ठीक है, तो सिस पोजीशन की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, CH2, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है CH2OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है, CH2OH के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन कैसी है, ठीक है, ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। CH2OH के रेस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन जो है नीचे है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, अल्फा ग्लूकोज होगा। अगर ऊपर की ओर है तो बीटा ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर ये नीचे है, ठीक है, तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये नीचे की तरफ है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, तो इसके केस में क्या होगा, देखिए ये इस तरह का बॉन्ड आप देखेंगे कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कैसे है, नीचे की ओर है, तो इस तरह का ऑक्सीजनेटेड बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि दोनों ये वाला इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल नीचे है, तो इसमें इस तरह का बॉन्ड ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक बॉन्ड पोजीशन कैसे पॉसिबल है, इस तरह की पोजीशन पॉसिबल है। दो तरह की पोजीशन है, ये अल्फा बॉन्ड जो बनते हैं, अल्फा बॉन्ड्स जब बनते हैं, तो इसमें इस तरह की दो तरह के लिंकेज बनते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है नीचे की ओर है, ठीक है, और ये जो है अगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन किस तरह से है, इस, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है इस तरह का और इस तरह का दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। ये अल्फा में बनते हैं, और इन दोनों में ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो है ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें डाउनवर्ड्स है ना, ठीक है, ऑक्सीजन जो है नीचे की ओर है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन नीचे की ओर है, तो ये अल्फा बॉन्ड्स बनते हैं। दूसरे तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बीटा बॉन्ड्स। बीटा बॉन्ड्स के अंदर आप देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। बीटा बॉन्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह ये ऑक्सीजन जो है सिस पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये फर्स्ट जो एनोमेरिक कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड है, और अल्फा में एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये जो है अपवर्ड है। तो बीटा बॉन्ड में ये डायरेक्शन अप होती है, या फिर अगर इस तरह का ना हो और दूसरे तरह का लिंकेज हम शो करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन अप होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि CH2OH के रेस्पेक्ट में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है डाउन है, ठीक है, तो अल्फा बॉन्ड्स, ठीक है, OH ग्रुप पोजीशन डाउनवर्ड, ठीक है, OH ग्रुप पोजीशन अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये इस तरह का ध्यान रखना है कि इसमें अप डायरेक्शन में है, अपवर्ड पोजीशन में है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का बीटा बॉन्ड होता है, बीटा जो बॉन्ड होते हैं ये जो है लाइसोजाइम से मिलते हैं, लाइसोजाइम्स में बीटा 1,4 बॉन्ड बनते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये बनते हैं। ये जो है इस तरह की प्रॉपर्टीज वाले बॉन्ड होते हैं, ये लाइसोजाइम में। लाइसोजाइम कहाँ मिलते हैं, ये आंसुओं में मिलते हैं। आंसुओं के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं, एक सेकंड पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अब बात करते हैं अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ऑफ साइक्लिक मोनोसैकेराइड कैन फॉर्म लिंक विद वन अनदर, ठीक है। तो एक से ज्यादा बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, अल्फा बीटा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम देखिए थोड़ा इसको देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरह से होगा आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले ये जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसकी पोजीशन आप देखिए, और ये जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बनाता है, सबसे पहले हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहां पर आपने नंबरिंग देख रखी है, तो यहां पर और ये जो है ये अल्कोहल ग्रुप है ना, अल्कोहल ये। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी उससे जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें ये बाहर निकल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने से जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे अल्फा मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अल्फा फॉर्म में यानी कि ट्रांसफॉर्म में, तो अल्फा 1,4। तो यहाँ पे सबसे पहला एनोमेरिक कार्बन कौन सा है 1, इसके बेसिस पे हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है। ये एनोमेरिक कार्बन है, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि अल्फा 1 और दूसरा जो कार्बन कौन सा है 4, तो इसका नाम क्या देंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो हेमी एसिटल में जो है यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन होता है, हेमिस्टल ग्रुप है, और इस ग्रुप के फॉर्मेशन से जो है इस तरह का बॉन्ड हेमिस्टल रिएक्शन से ये इस तरह का रिएक्शन होती है और उससे एसिटल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो है यहाँ पर एसिटल हाइड्रोलाइसिस से एसिटल का फॉर्मेशन हो गया, एसिटल का फॉर्मेशन हो, तो पहले हेमी एसिटल बना और ये अब एसिटल ग्रुप बन गया। अब ये आगे वाला जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। हेमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर ये वापस से अगले एक शुगर मॉलिक्यूल नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल फिर से आके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, और फिर से वही रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन। अब यहाँ पर एक आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक जो है इधर वाला जो एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है जहां पर कोई दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एंड जो होता है उसमें दूसरा शुगर मॉलिक्यूल जो है या शुगर मोनोमर जो होती है वो आके अटैच होती है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एंड पे आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है और दूसरे मोनोसैकराइड को अटैच करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये दो शुगर मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि माल्टोज के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इफ द अल्कोहल लिंक टू एन एनोमेरिक कार्बन, तो एनोमेरिक कार्बन इज अनदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन जो होता है दूसरा, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज डाइसेक्राइड, तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो होता है डाइसेक्राइड बनता है। तो यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन ये है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और वो उसको उसी के बेसिस पे बॉन्ड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम और भी बॉन्ड्स देख सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ ग्लाइकोसाइडिक स्पेसिफाई द टू मोनोसैकराइड एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इनमें जो बॉन्ड होता है इनमें दो मोनोसैकराइड आपस में रिएक्ट करती हैं और उसमें देखना होता है विच कार्बन आर लिंक, कौन सा कार्बन लिंक्ड होता है, विच कार्बन आर लिंक्ड एंड द कन्फिगरेशन अबाउट द एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन की कन्फिगरेशन कैसा है, अल्फा है या बीटा है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इस तरह के जो है जो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इस तरह के बॉन्ड्स जो होते हैं अलग अलग तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उसमें जो है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज मॉलिक्यूल देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं कि जैसे ये शुगर मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये शुगर यूनिट है। अब आप बताइए ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
और यहाँ पर दूसरा मोनोमरिक यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप, ये H ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह का बॉन्ड बनेगा, ये CH2OH, इसको देखते हैं, CH2OH और यहाँ पर CH2OH, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के रिएक्ट करने से इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है वो आपको ध्यान रखनी है, ये CH2OH और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा है, बीटा 1,1 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ठीक है। बीटा 1,1 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एनोमेरिक कार्बन है कौन सा है, यहाँ पर इसमें कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये एनोमेरिक कार्बन है, और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6, तो ये जो फर्स्ट है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ थी, अपवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये किस तरह की पोजीशन है, ये है सिस पोजीशन, और यहाँ पर जो है दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें कहाँ पे पोजीशन थी, इस तरह के नीचे की तरफ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप है, सॉरी नीचे है, और ये अपवार्ड है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो वाटर मॉलिक्यूल के जो एक्सक्लूजन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बीटा 1,1 बॉन्ड होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो पोजीशन है कैसी है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन की पोजीशन जो है वो विशेष महत्व रखती है, ठीक है। ऑक्सीजन की पोजीशन यहाँ पर इस जगह चेंज हो गई है, ठीक है। तो केयरफुल रहें कि ऑक्सीजन डाइसैकराइड लिंक तो बनते हैं लेकिन ये किस तरह के ऑक्सीजन की पोजीशन कैसी है, तो उस पर इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो बीटा 1,1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लिंकेज बनते हैं और आपको ऑक्सीजन की पोजीशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं शुगर में, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज के अंदर जो है गैलेक्टोज, ये लैक्टोज का फॉर्मेशन जो होता है इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज इस बॉन्ड को बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज। यहाँ पर लैक्टोज का फॉर्मेशन जो होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के कंबाइन होने से बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर जो है लैक्टोज का फॉर्मेशन करती है, और उन दोनों के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि लैक्टोज शुगर मिल्क शुगर होती है। उसके बाद हम बात करें सुक्रोज की। सुक्रोज का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अगर कंबाइन होंगे और उनके बीच में अल्फा 1,2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इनके बॉन्ड फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर बनती है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है उसको हम इस तरह से अल्फा 1,2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लूकोज के लिए हम ग्लूकोज को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं GLC, ठीक है, और फ्रक्टोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं FRU, ठीक है। अब ग्लूकोज के अंदर जो है आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज को हम GLC से और फ्रक्टोज को FRU से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज अल्फा 1,2 बीटा फ्रक्टोज ये इस तरह का लिंकेज बनता है, ठीक है। तो इस सुक्रोज में बनता है, तो इसलिए ध्यान रखने बात है कि सुक्रोज का फॉर्मेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो शुगर यूनिट्स होती हैं ये आपस में कंबाइन करती हैं और इससे बनता है। अब हम बात करते हैं ट्री हेलोज की। ट्री हेलोज का फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें दो ग्लूकोज की यूनिट पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों ग्लूकोज की यूनिट में अल्फा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और अल्फा लिंकेज बनता है, तो अल्फा 1,1 लिंकेज बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज के लिए हम ये बता रहे हैं ग्लूकोज अल्फा 1,1
अल्फा ग्लूकोज लिंकेज होता है, यानी कि अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, माल्टोज की बात करते हैं इसके बाद में। माल्टोज में ये बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। माल्टोज में ग्लूकोज में अल्फा 1,4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये बनता है। तो यहाँ पर बस ट्रीहेलोज और माल्टोज, ट्रीहेलोज और माल्टोज में ये डिफरेंस है। ट्रीहेलोज में अल्फा 1,1 बॉन्ड है, अल्फा 1,1 बॉन्ड है। ठीक है, और माल्टोज में अल्फा 1,4 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। उसके बाद बात करते हैं सेलोबायोज। सेलोबायोज के अंदर जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन ग्लूकोज और ग्लूकोज में भी ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, यहाँ पर भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सेलोबायोज में होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं ट्रीहेलोज की। ठीक है, ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज कैसा होता है कि इसमें ये जो है अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का लिंकेज अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जिसमें कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, और इस वजह से, और इसमें जो है अल्फा 1,1 दूसरा जो है इसमें ये जो कार्बन नंबर 1 यहाँ से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट है। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि नंबरिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी वाली शुगर में स्टार्ट है। ज़्यादातर हम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि शुगर कार्बन नंबर 1 की नंबरिंग जो है इस तरफ से राइट हैंड साइड से इधर 1 2 3, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन किस तरफ है, दूसरी वाली का भी ध्यान रखना है, तब हम जो है प्रॉपर बॉन्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है इसके अंदर ट्रीहेलोज के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस तरह का कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लूकोज अल्फा 1,1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अल्फा 1,1 बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर नाम लिखना चाहें तो ग्लूकोज अल्फा 1,1 अल्फा GLC। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को जैसे कि हमने आपको बताया ही है, ग्लूकोज को GLC रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड कौन सा है, अल्फा 1,1। ठीक है, दूसरा बॉन्ड अल्फा ग्लूकोज है, तो इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन GLC यानी कि ग्लूकोज अल्फा 1,1 अल्फा ग्लूकोज, ये बॉन्ड ट्रीहेलोज में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है, मिल्क शुगर होती है। उसमें इस तरह का जो है मिल्क शुगर में जो बॉन्ड होता है, ये इट इज ए डाइमर ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड आइदर द अल्फा और बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में जो है लिंकेज बनता है, उससे ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये लैक्टोज शुगर में ये जो आपके सामने है, ये बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, ये जो मोलिक्यूल है ये बीटा डी गैलेक्टोज है, और दूसरा जो है बीटा डी ग्लूकोज का मोलिक्यूल है। ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर बीटा 1,4, ठीक है, यहाँ एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा 1,4 लिंकेज या फिर बीटा डाइसैकराइड। ठीक है, तो ये बीटा 1,4 लिंकेज इसमें बन रहा है। तो यहाँ पर जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के रिएक्शन से लैक्टोज शुगर या मिल्क शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टोज में आपको ध्यान रखना होगा कि ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलोबायोज की। ठीक है, द डिफरेंट इन लिंकेज रिजल्ट इन सेलोबायोज इन बीइंग अनयूजेबल। थोड़ा सा लिंकेज में डिफरेंस आ जाता है, और डिफरेंस होता है लिंकेज में, उसकी वजह से सेलोबायोज जो होते हैं उसको ये हम यूज नहीं कर पाते, उसको डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता, एनिमल्स की बॉडी में डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता। लेकिन जो है सेलुलोज होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, वो उसके अंदर आप देखते होंगे कि उनके अंदर डाइजेशन अच्छे से होता है, क्योंकि उनमें वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। और ये
हम ह्यूमन जो होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें इसको डाइजेशन करने के लिए एंजाइम नहीं होता है। तो वी लेक एंजाइम दैट कैन हाइड्रोलाइज सेलो बायोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है। माल्टोज आपके सामने है कि माल्टोज में ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर माल्टोज 1,4 इसके बीच में जो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये शुगर जो है इसमें डाइसेक्राइड बन रही है। उसके बाद में दूसरा है सेलोबायोज। ठीक है, सेलोबायोज के अंदर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इस तरह का है, बीटा 1,4, यहाँ पर भी बीटा 1,4 बॉन्ड है। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पर जो बॉन्ड है यहाँ पर अल्फा 1,4 है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा 1,4, यहाँ पे बीटा 1,4, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलोबायोज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि लिंकेज जो है ऐसा बनना चाहिए था, ये तो इस तरह का लिंकेज को जो है ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है डाउनवर्ड होने की वजह से जो है यहाँ पर इस पोजीशन की वजह से, ठीक है, ये इस तरह का बीटा 1,4 लिंकेज बन रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिंकेज हो रहा है वो इसमें एनोमेरिक कार्बन को कंसिडर करते हैं, तो बीटा 1,4 का ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप है। ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे डाउन है। ठीक है, तो ये इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन जो है किस तरह से है उसके बेसिस पे ये जो है लिंकेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये इसको तो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं माल्टोज में जो बॉन्ड है, और जबकि सेलोबायोज में जो है ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल केटल्स के अंदर इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इस तरह से हमने बॉन्ड्स के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स यूनिट। ठीक है, इन बॉन्ड्स के बेसिस पे पॉलीसैकेराइड यूनिट का फॉर्मेशन होता है। पॉलीसैकेराइड यूनिट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स में जो है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो यूनिट होती है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड दीज आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जो होते हैं दूसरी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में हम बात करते हैं दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव वाल्स। ये प्रोटेक्टिव वाल्स बनाने में या लुब्रिकेटिव कोटिंग बनाने में जो है सेल के अंदर काम आती हैं। जैसे सेलुलोज है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज और म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में होती है, लुब्रिकेटिव कोटिंग के रूप में होती है। स्ट्रक्चरल पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल पेप्टिडोग्लाइकेन जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर स्ट्रक्चरल पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि जो है कॉमन पॉलीसैकेराइड जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। कॉमन पॉलीसैकेराइड में हम उसकी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन पॉलीसैकेराइड में होता है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा कौन सा है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में जो ऑल शुगर यूनिट्स होती हैं, ऑल शुगर यूनिट्स आर सेम होती हैं, और शुगर यूनिट्स आर डिफरेंट। सेम भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, अलग अलग तरह की होती हैं। तो होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, होमो मीन्स सिमिलर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड जो होती हैं ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अनब्रांच भी होती हैं और ब्रांच भी होती हैं। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड ब्रांच भी हो सकती, ब्रांचिंग भी हो सकती है और अनब्रांच। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में टू मोनोमर टाइप कैसी होती है? टू मोनोमर टाइप भी होती है और मल्टीपल मोनोमर टाइप भी होती हैं। ठीक है, यानी कि दो मोनोमर होते हैं और मल्टीपल मोनोमर। ठीक
ठीक है, ये इसमें होती है। अब आगे बात करते हैं, एक मिनट। तो मल्टीपल मोनोमर जो है आप उसमें देखेंगे कि अलग अलग तरह की मोनोमर यूनिट इसमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो है टू मोनोमर टाइप्स होती है, अनब्रांच भी होती हैं, और मल्टीपल मोनोमर यूनिट होती है, ब्रांच भी होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो ब्रांच फॉर्म में देखते हैं कि, और अनब्रांच फॉर्म में क्या होता है कि पहले अनब्रांच फॉर्म देखते हैं कि इसके अंदर जो शुगर यूनिट होती है इस तरह से अटैच होती है, जैसे शुगर यूनिट होंगी, ये एक शुगर यूनिट है, अगली शुगर यूनिट है, ठीक है, ये इस तरह से शुगर यूनिट आपस में लिंक्ड होगी, तो इसमें एक चेन फॉर्म होगी। ठीक है, जबकि दूसरे जो इस तरह के फॉर्म बात करते हैं ब्रांच फॉर्म में, आप देखेंगे कि इस तरह से ये चेन है, एक चेन दूसरी शुगर यूनिट है, फिर नेक्स्ट शुगर यूनिट है। ठीक है, इस तरह की रिपीटेटिंग यूनिट जो होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर शुगर यूनिट में इस तरह का ब्रांचिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये ब्रांच एक बन जाती है, और ब्रांच बनने की वजह से जो है इस तरह के शुगर यूनिट को हम क्या कहेंगे, इस तरह की पॉलीसेकेराइड यूनिट को ब्रांच कहेंगे। तो ये अनब्रांच्ड है और यहाँ पे ब्रांच्ड है। अब आप देखेंगे कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंस ये आता है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर ब्रांच में देख, हेटेरोपॉलीसेकेराइड में टू मोनोमर टाइप में देखेंगे कि एक मोनोमर यूनिट जो है यहाँ पर मान लीजिए इस तरह की हम कलर से शो कर रहे हैं ये। ठीक है, दूसरी वाली जो शुगर यूनिट है वो यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो शुगर यूनिट है वो इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो शुगर यूनिट है उसमें क्या होगा, नेक्स्ट शुगर यूनिट यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इस तरह से। तो ये जो है इस तरह की आप जो आप देखेंगे इसमें दो तरह की मोनोमर, एक ब्लैक कलर से हमने शो करी है, ठीक है, और दूसरी रेड कलर से। तो दो अलग अलग तरह की शुगर यूनिट होती है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग सीधी है। ठीक है, दूसरे तरह का जो यूनिट है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर एक शुगर यूनिट है, ठीक है, दूसरे शुगर यूनिट है, ठीक है, ये इस तरह की शुगर यूनिट अटैच है। अब यहाँ पर मल्टीपल में आप देखेंगे कि इस शुगर यूनिट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो एक यूनिट जो है इस तरह से है। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की शुगर यूनिट है। और ठीक है, ये हमने एक दूसरी बताई है। तो इसके अंदर यहाँ पर फिर से ब्रांचिंग निकल रही है। ठीक है, ठीक है, ये ब्रांच निकल आई है। तो ये जो है अलग अलग जो है मोनोमर यूनिट होंगी, टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट अलग अलग होंगे, और साथ में ब्रांचिंग भी होगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल मोनोमर टाइप। ठीक है, तो इसलिए हेटेरोपॉलीसेकेराइड में जो है ब्रांच और अनब्रांच होती है, दो तरह की शुगर्स मिलती हैं। तो आपने दोस्तों समझा होगा यहाँ पर कि ये जो है एक होमोपॉलीसेकेराइड में स्ट्रेट चेन होती है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन शुगर की मिलेगी, यहाँ पर ब्रांच चेन, ठीक है, ब्रांच्ड चेन शुगर मिलती है, और इनको स्टोर किया जाता है। यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन है,
ठीक है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन शुगर की दो दो यूनिट अलग अलग तरह की हैं, ठीक है, जिनको हमने अलग अलग कलर से शो किया। और यहाँ पे फिर से ब्रांच्ड चेन, ठीक है, बट शुगर यूनिट्स, शुगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे शुगर यूनिट्स जो होंगी, शुगर यूनिट्स जो होती हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो शुगर यूनिट मल्टीपल अलग अलग तरह की शुगर यूनिट होती हैं, तो इस तरह के पॉलीसेकेराइड्स में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में हम देखेंगे कि दीज आर बोथ अल्फा 1,4 लिंक ग्लूकोज पॉलीमर दैट आर पीरियोडिकली ब्रांच विद अल्फा 1,6 लिंकेज। तो इसमें ब्रांचिंग जो होती है अल्फा 1,6 ब्रांचिंग लिंकेज होती है। अगर ब्रांचिंग होती है तो वो जो लिंकेज होता है, ठीक है, वो कौन से नंबर का कार्बन होता है, 6 नंबर का कार्बन होता है, ठीक है, और अल्फा 1,6 लिंकेज इसमें बनता है, ठीक है, अल्फा 1,6 नंबर का कार्बन जो होता है इनके बीच में लिंकेज बनता है। स्टार्च यूज्ड एज ए स्टोरेज, स्टार्च जो होते हैं वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के रूप में होते हैं। वो किसमें मिलता है, ये प्लांट सेल के अंदर। और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच, ग्लाइकोजन जो है उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है, और एवरी 8 to 10 ग्लूकोज जो विद एवरेज साइड 8 से 10 ग्लूकोज की यूनिट अगर होती हैं तो उसमें साइड चेन इसमें ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज, स्टार्च जो होता है एमाइलोज से मिलकर बनी होती है, कंप्लीटली अनब्रांच्ड, ये पूरी तरह से अनब्रांच होती है। एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अनब्रांच होती है। एंड एमाइलोपेक्टिन, जबकि एमाइलोपेक्टिन मतलब ब्रांच होती है, इसमें 12 से 25 यूनिट, 12 to 25 ग्लूकोज यूनिट होती है। एवरेज साइड चेन होती है इसमें 20 to 25 ग्लूकोजेज की होती है, ठीक है। अल्फा 1,4 लिंक ग्लूकोज पॉलीमर टेंड्स टू फॉर्म लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अल्फा इसमें शुगर यूनिट जो होती हैं, अगर उनमें अल्फा 1,4 लिंकेज होता है और उनका ग्लूकोज का पॉलीमर अगर बनता है तो उनका जो हेलिक्स का फॉर्मेशन, जैसे डीएनए में अपन देखते हैं उस तरह का फॉर्मेशन इसमें भी लेफ्ट हैंडेड जो होता है हेलिक्स मिलता है। डीएनए के जो जेड फॉर्म होती है उसके अंदर आप देखेंगे किस तरह का फॉर्म होता है, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज में इट इज द बीटा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोज पॉलीमर यूज बाय प्लांट सेल एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, इस सेल वॉल के अंदर मिलता है, ठीक है। अनलाइक द स्टोरेज फॉर्म सेलुलोज इज नॉट ब्रांच्ड, ठीक है, एंड चेन्स टेंड टू बी एक्सटेंडेड रादर देन कोइल्ड। इसके अंदर जो चेन्स होंगी वो एक्सटेंडेड फॉर्म होगी, कोइल्ड नहीं होंगी, जबकि इसके अंदर यहाँ पे कोइल्ड फॉर्म में भी मिलती हैं। नेबरिंग चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। नेबरिंग चेन जो होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उनसे लिंक्ड होंगी। काइटिन की बात करते हैं अब। काइटिन में दीज आर सिमिलर टू सेलुलोज, सेलुलोज के सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट द रिपीटिंग यूनिट जो है इसमें एक ध्यान रखने वाली है, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन की रिपीटेड यूनिट इसमें प्रेजेंट होती हैं। द फंक्शंस एज द मेन कंपोनेंट ऑफ आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन, ये आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें जो बाहर बॉडी का फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मेशन काइटिन के थ्रू ही होता है। दिस फंक्शन एज मेन कंपोनेंट, ठीक है, इट फंक्शन एज ए मेन कंपोनेंट ऑफ आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन, ठीक है। यहाँ पर हाई आगे बात करते हैं दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोनिक एसिड, ठीक है, इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ म्यूकस, ये भी जो है पॉलीमर होता है, ठीक है, म्यूकस का कंपोनेंट होता है। इट इज हेट्रोपोलीमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड होता है ये प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन के मिलकर बनने से बनता है। द लिंकेज आर ग्लूकुरोनेट, लिंकेज होते हैं ग्लूकुरोनेट बीटा 1,3 जो लिंकेज होता है इसके अंदर बनता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे GLC। यहाँ पे हम इसको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, NAC, NAC एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, ग्लूकोसेमाइन, ठीक है। तो एन एसिटाइल जो होता है इसको हम इस तरह से आगे लिखते हैं, और ग्लूकोसेमीन जो ग्लूकोज जो होता है ये इसको इस तरह से लिखा जाता है GLC के रूप में, ध्यान रखना, ठीक है। और ग्लूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ग्लूकुरोनेट इसमें, ये दोनों लिंकेज इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ये जो है इसके अंदर हाइलोरेनिक एसिड में आप देखेंगे डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन के लिंकेज बनता है। तो यहाँ पर जो है ये तो यूनिट है ये डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, और यहाँ पर जो है इस जगह हाइड्रोक्सिल, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एन एसिटाइल ग्रुप इसमें अटैच है। तो इस वजह से जो है ये हेटेरोपोलीमर है फॉर्म में, और ये हाइड्रोहाइलोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बन की नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 3rd नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसके साथ लिंक बना रहा है, लिंकेज बना रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं एमाइलोज स्टार्च। एमाइलोज स्टार्च जो है इट इज मेड विद स्ट्रेट चेन, इसमें स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेट चेन दैट फॉर्म कोइल्स, इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टार्च, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टार्च होती है। ठीक है, एमाइलोज में ये इस तरह की जो रिपीटिंग यूनिट होती हैं 1, 2, ये जो लगातार यूनिट हैं, ठीक है, ये एमाइलोज ये इस तरह का फॉर्मेशन होती है। जो अगर हम इसको देखें तो ये जो है स्टोरेज फॉर्म में इनको स्टोर किया जाता है, तो ये कोयलिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एमाइलोज में इस तरह की कोयलिंग अगर कोयल फॉर्म होती है, लेकिन ये अनब्रांच होता है, ये ध्यान रखना है इसमें कि ये ब्रांचिंग जो होती है इसके अंदर जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, ब्रांचिंग एब्सेंट, इसके अंदर ब्रांचिंग एब्सेंट होती है। ठीक है, एमाइलोज के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो होती है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू क्रॉसिंग, इसमें क्रॉस लिंक बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एमाइलोज की स्ट्रक्चर जो इसमें रिपीटेटिंग यूनिट है ये 1, 2, 3 इस तरह की, और यहाँ पर जो है इसमें क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन हो गया, क्रॉस लिंक। ठीक है, क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन हो गया, जैसे 1 कार्बन नंबर 2, 3, 4, ठीक है 5, और ये 6 नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ लिंकेज करता है। तो क्रॉस लिंक जो है यहाँ 6 नंबर कार्बन के साथ के पर जो अटैच जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन नंबर 1 है और ये 6 के बीच में, तो ये 1,6 लिंकेज है। ठीक है, जो इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का हम स्ट्रक्चर का हम कंपैरिजन करें, टोपोलॉजिकल कंपैरिजन करें, तो आपको देखने को मिलेगा एमाइलोज जो है इस तरह के सर्कुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, सर्कुलर कोइल्ड फॉर्म में आपको देखने को स्टोर की जाती है। एमाइलोपेक्टिन होती है इस तरह की ब्रांच फॉर्म में, ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ब्रांचिंग, तो उसमें ये ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है इट इज ए एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज ऑफ एनिमल, एनिमल्स के अंदर एनिमल में एनर्जी स्टोरेज के रूप में होता है। ठीक है, और इसको लीवर में स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन लीवर। ठीक है, एंड मसल्स एज ए ग्रेन्यूल, इनको लीवर और इसमें मसल में ग्रेन्यूल के रूप में स्टोर किया जाता है, और उससे टाइम टू टाइम एनर्जी के रूप में ग्लूकोज के रूप में मॉलिक्यूल ले लिए जाते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके। इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग प्रेजेंट। ठीक है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। इट इज हैविंग अल्फा 1,6 लिंकेज, इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, क्रॉस लिंक के रूप में होता है। तो अल्फा 1,6 लिंकेज क्रॉस लिंक इसमें होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कि ये जो है ये सब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा कि इसमें किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से, इसमें अल्फा 1,6 क्रॉस लिंकिंग क्या होती है। तो आपको आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा इसमें हेल्पफुल रहेगा ये। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और इसको हमारे चैनल SP लाइफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर वीडियो पसंद किया है तो इस पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.